अच्छा, तो बेसिकली मैं वो देख रहा था, क्या कहते हैं हम लोग जो लास्ट हमने किया था, फंक्शन, और बिगो वाला जो फंक्शन है ना। जी। तो थोड़ा सा समझ आया था, तो उसको देखते हैं और मजीद समझते हैं। एक चीज- ये वाला फंक्शन जो बेसिकली हम लोग उस उसको मैं थोड़ा समझ रहा था। तो बेसिकली ऐसा है कि मतलब ना, जो दो फंक्शन है हमारे पास के, एक एफ ऑफ एन और एक जी ऑफ एन। तो इसमें ये बता रहा था कि एफ ऑफ एन जो है ना, मतलब फंक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास सिंपल सी दो चीज़ें कि एक फंक्शन ये होता है कि मतलब वो एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। तो अब अगर कोई वो अब हमें जो, एक मिनट इसको, हम्म, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चलो ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि दो चीजें, एक तो पहले फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है वो मतलब उसमें हम कोई इनपुट देंगे, और जिस तरह एफ ऑफ एक्स है, तो और अगर हम इसको कह लें कि ये एक्स प्लस टू है, तो फंक्शन में ये होता है कि वो एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। तो ये इसकी एक मेन क्वालिटी है। तो अब अगर हम इसको मतलब वो पढ़ें कि ये किस तरह होगा और ये मतलब क्या कर रहा है, तो इसमें एक एक्स जो है वो एक इनपुट जा रहा है, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स प्लस टू। तो एक्स कुछ भी हो सकता है। अब एक्स की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, बिलफर्ज एक्स थ्री हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आउटपुट हमें मिलेगा फाइव। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि एफ ऑफ फाइव, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे सेवन। तो ये इस तरह है। अच्छा, अब ये तो हमने समझ लिया कि वो फंक्शन क्या है। अब वो उसमें ही वो ये कह रहा है उस स्लाइड में कि गिवन फंक्शंस f of n and g of n, we say that f of n is o of g of n if there are positive constant c and positive integer constant and not। तो अब ये दो फंक्शन है अलग अलग, f of n और g of n। तो ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया f of n और g of n। अब वो ये असल में वो ये डिटरमिन करना चाह रहा है क्या कोई ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट है कि जहां पे जी ऑफ एन जो है जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करें, या उसका मल्टीप्लायर हम ले लें जिस तरह थ्री हो गया या कुछ और हो गया, तो वो जी ऑफ एन जो है ना वो एट सम पॉइंट इन टाइम वो एफ ऑफ एन के ऊपर ही रहे, उसका ग्राफ जो है ना वो एफ ऑफ एन के ऊपर ही रहे। तो अगर वो जी अगर कोई ऐसे ऐसा कोई कांस्टेंट है या कोई ऐसा कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या चीज है, फिर ये है कि जो जी ऑफ एन है ना, वो अपर लिमिट है किसकी, एफ ऑफ एन की। तो ये हो जाएगा ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो मतलब ये है कि एफ ऑफ एन जो है एट सम पॉइंट डज नॉट विल नॉट क्रॉस जी ऑफ एन। अगर हम जी ऑफ एन को किसी को मतलब मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दें या किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से, एंड इट स्टेज अबव, मतलब इन द ग्राफ एंड इट स्टेज अबव एफ ऑफ एन, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उसका अपर जी ऑफ एन जो है वो उसका अपर बाउंड है एफ ऑफ एन का। तो इसको देखते हैं, इसमें इन्होंने ना कुछ एग्जाम्पल भी लिए और कुछ ऐसे ही है। अब देखें वो ये कह रहा है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन,
वी कैन से दैट एफ ऑफ एन इज ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एन तो है, लेकिन इसका बिग O है। इफ देयर आर पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट एफ ऑफ एन इज लेस देन सी ऑफ जी ऑफ एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। अच्छा सर, मैंने भी ये जी। पढ़ा था कुछ टाइम पहले, तो मुझे भी याद पड़ रहा है। ये जो इसने एन नॉट बताया ना, जो पॉइंट बताया बेसिकली वो ये था कि आप अगर छोटी वैल्यूज डालेंगे ना, मतलब एन नॉट से पहले पहले जितनी भी वैल्यूज होंगे ना, उसके ऊपर एफ हम्म। ऑफ एन और जी ऑफ एन जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सही है, अपर बाउंड लोअर बाउंड ना। लेकिन जब एन नॉट के बाद जो वैल्यूज डालेंगे ना, वो फिर बिल्कुल एक सेपरेट ग्राफ बनता जाएगा। तो हम वो ये डिटरमाइन कर रहा था कि कितनी बड़ी वैल्यूज और कितनी छोटी वैल्यूज के ऊपर डिफरेंस आता है। अच्छा सर दोबारा बताइएगा जरा एन नॉट वाला। सी का तो देखें, वो तो मुझे मतलब ना, सी का मैं अगर आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ ना, जो मुझे समझ आया था सी क्या है। सी ये है कि लेट से के ना दो बंदे भाग रहे हैं कि रेस में ना, एक एक बंदा है एक्स और एक बंदा है जी। तो एक बंदा है एफ और एक बंदा है जी। अब लेट से कि हम एफ वाला भागता है और फिर हम कुछ टाइम के लिए चेक करते हैं कि भाई क्या एफ जो है वो जी से कितना आगे है, कितना पीछे है, या उसके बराबर है। तो अगर एफ जो है वो जी से काफी पीछे है, तो हम कहते हैं कि एफ जो है वो स्लोअर है जी से। अगर एफ जो है वो जी के बराबर है रेस में, तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये एफ जो है वो मतलब एज सेम एज जी है। लेकिन अगर एफ काफी पीछे रह गया रेस में एफ जी से, तो हम कहेंगे एफ स्लोअर है जी से ना। और एफ आगे निकल गया है तो एफ फास्टर है जी से। तो लेकिन लेट से सर। कि रेस शुरू होने से पहले ना हम जी को कुछ हेड स्टार्ट दे देते हैं, कि जिस तरह ना मतलब कि आप मतलब 3 स्टेप्स का हेड स्टार्ट ले लो, या 10 मीटर्स का हेड स्टार्ट ले लो, और वो 10 मीटर्स आगे भागे। तो ये वो कांस्टेंट है सी के, वो कांस्टेंट मल्टीप्लायर, हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें जी ऑफ एन जी के साथ, तो जी हमेशा आगे ही रहे एफ से। तो वो इसका अपर एफ का अपर बाउंड हो जाएगा जी। मतलब मुझे जहां तक हाँ। ये समझ आई। अच्छा, आप किसी एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं ऐड करूं, तो अगर हम ले लेते हैं कि भाई दोनों ने स्टार्ट किया, और एक कुछ पॉइंट तक फर्ज कर लेते हैं कि 100 मीटर तक दोनों की स्पीड जो है ना वो मतलब करीब करीब थी, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, सही है ना, ये साथ साथ जा रहे थे। 100 मीटर के बाद जो है ना वो जी ऑफ एन जो है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया एफ ऑफ एन से। सही है ना। जो 100 मीटर हम्म। है ना, वो एन नॉट है। यानी उसके बाद जो है ना वो मुकम्मल सेपरेशन हो गई। सही सही सही। अच्छा। ये एम नोट का जो मैं पढ़ा था, मिसाल के तौर पे इसकी एक और एग्जाम्पल देखी थी मैंने कि अगर हम एक ले लें, मिसाल के एक स्लोप है, स्लोप के ऊपर जो है एक कार चढ़ रही है और एक बंदा चढ़ रहा है। अब स्टार्टिंग के अंदर दोनों जो है वो दोनों तो बराबर है बिल्कुल। जब स्लोप पे भागना शुरू करेंगे तो कार भी हम्म। और बंदा, हो सकता है बंदा जो है वो कार से आगे निकल जाए, जैसे एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन से ऊपर जा चुका है एक पॉइंट पे ना, एन नॉट से पहले। तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए जो बंदा है वो कार से भी आगे निकल जाए स्लोप पे, लेकिन अल्टीमेटली वो पीछे रह जाएगा और कार जो है उस स्लोप पे आगे निकल जाएगी। तो वो बहुत आगे निकल जाएगी, उसको पीछे छोड़ देगी। वो जो पॉइंट होगा ना जिसके ऊपर काफी डिफरेंस आ जाएगा, वो एन नॉट है। सही। एन नॉट तो फिर ये हो गया कि जहां से मतलब वो डाइवर्जेंस शुरू होगी, इस तरह का मतलब वो है। जी हाँ, कह सकते हैं क्या, जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन हो रही है। सही। तो अच्छा, इसको देखते हैं कि ये सी ऑफ जी ऑफ एन क्या है, ये अगर आपको समझ आया इसका तो। सर, जी ऑफ एन तो समझ में आ गया, सी का थोड़ा है कंफ्यूजन। एग्जैक्टली क्या सी कांस्टेंट मैंने किस तरीके से। इसको मैंने जीपीटी किया था, थोड़ा कुछ समझ आया था लेकिन। सर जुल्फिकार, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर दिखाएं जरा मुझे। मैंने ज्वाइन किया। सर ये बिगो नोटेशन का ना ग्राफ है, और मैथ्स है। वो ये कह रहा है कि दो फंक्शन है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। जी तो जी। अब वो कह रहे हैं कि जी ऑफ एन जो ओ एफ जो ओ ऑफ जी ऑफ एन है ना, वो अपर बाउंड होगा एफ ऑफ एन का, अगर कोई ऐसा कांस्टेंट मल्टीप्लायर एग्जिस्ट करता है जिसको हम मल्टीप्लाई करें जी ऑफ एन के साथ, तो वो एफ ऑफ एन से हमेशा ऊपर ही रहे एट सम पॉइंट।
तो उसने नीचे जो इधर एग्जांपल दी ना, उसमें उधर उसने लिखा पिक सी इज इक्वल्स टू 3 और एन नॉट इज इक्वल्स टू 10। ओके, अच्छा ठहरे, गिवन फंक्शन एफ एंड जी, we say that f of n is big O g of n if there are positive constant c and the positive integer constant n not such that fn जो है वो gn से स्मॉल हो जाता है। अच्छा, ये मैथमेटिकली तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं उस वक्त क्लियर हुआ। अ, अब देखिए, ये जो जी एन है ना, ये ऊपर है ना, ठीक है, हम्म। और एफ एन जो है वो नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जी एन की वैल्यू बड़ी है, जो हमें यहाँ नजर आ रही है यहाँ पर ना। तो अब ये है हम्म। कि अब जी एन पहले क्या था, वो तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि जब जी एन के साथ आपने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया ना, तो जी एन ऊपर, ये ऊपर मतलब ये ऊपर ही है इस एफ एन से। तो अब ये यहाँ पर, और ये जो एन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे एन पॉइंट है, उसके बाद ये जी जो है ना, ये मतलब कांस्ट हमें मतलब ये ये वाला कंसिस्टेंटली जो ना पॉइंट। ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ना एफ एन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ ही है। ये कुछ इस तरह से ग्राफ यहाँ बना हुआ है। तो अभी इसका पूरा मैं देखता हूँ ना, फिर मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ में आ गया कि क्या है, वो क्या कह रहे हैं। सही सही। तो मेरा ख्याल है ये जो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एन जो है ना वो छोटा है या उसके बराबर है किसके, जी ऑफ एन के। लेकिन इसके साथ ये कांस्टेंट भी है सी। तो हम सी को मतलब जी ऑफ एन को मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट के साथ, सी के साथ। अच्छा ये जी। कब। हम्म। हम्म। कब ये ये देखे, एफ ऑफ एन। जी। ये हाँ जी, एन नॉट के बाद ये ना सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है ना, कि एन एन नॉट से आप राइट साइड पे जब मूव करेंगे ना, तो उसके बाद ये एफ एन जो है ना वो नीचे नीचे रहता है और जी एन ऊपर रहता है। और लेकिन उससे पहले जी को ना सी से मल्टीप्लाई भी किया उसने। सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर ये सिचुएशन जो है ना एन नॉट के बाद ये फिर ये परसिस्ट करती है आगे से। सही। तो अच्छा, इसमें मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ा है कि हमें इस तरह एक्सप्लेन किया गया था कि ये जो एफ ऑफ एन है, ये और सी जी ऑफ एन है, ये दो फंक्शंस हैं। एक ऐसा एन नॉट की वैल्यू बतानी है कि इन दोनों में एक हलचल कहाँ मची एन नॉट के इस ऐसे पॉइंट पे, वो फाइंड करें। अब हमने अज्यूम करना है कि ये दोनों जो हैं एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन। ये हमने लिख लिया। अब हमने अपनी इक्वेशन लिखी 2n+10, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन। अब हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये इनका जो है वो इक्वालिटी लेस देन इक्वल वाली प्रूफ होगी। तो 2n+10 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है फॉर एन की वैल्यू जो हमने मतलब ऐसी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वालिटी को या इस रिलेशन को प्रूव करे कि एफ ऑफ एन जो है वो छोटा है और जो जी ऑफ एन है वो बड़ा है। समझ आई? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अच्छा, एफ ऑफ एन इज लेस देन सी जी ऑफ एन है, तो एफ ऑफ एन की जो हमारे पास फंक्शन है वो हमने 2n+10 है, और लेस देन इक्वल टू सी, सी एज इट इज ही रखा, और जी ऑफ एन की जगह हमने एन दे दिया। तो अब हमने जो n है वो एक n की ऐसी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वालिटी यानी एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन के लेस देन इक्वल रिलेशन को जो है ना वो होल्ड करे। तो n की वैल्यू 10 है जिस पर एफ ऑफ एन छोटा है, और जो दूसरी साइड वाली है वो बड़ी है। तो ये जो है रिलेशन जो है ग्राफ से भी शो हो रहा है कि n की वैल्यू जब 10 हुई तो एफ ऑफ एन जो है वो छोटा था और जी ऑफ एन जो है ऊपर चला गया। मतलब कि ये इसकी ग्रोथ होगी इनपुट साइज के लिहाज से। नीचे हमारे पास इनपुट साइज है एन, तो जैसे जैसे n की वैल्यू 10, एक n की वैल्यू 10th इनपुट पे, 10th इनपुट साइज पे जो जी ऑफ एन है वो बड़ा हो गया और एफ ऑफ एन जो है वो नीचे रह गया।
तो मैम बेसिकली ऐसा है कि वो मतलब वो वैल्यूज तो चले हम फाइंड कर लें, लेकिन वो इक्वेशन का मतलब ये है कि फिर मतलब एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन है, या वो उससे जी ऑफ एन से छोटा या लेस देन ही रहेगा, जब तक जो है हमारे पास जो एन है वो एन नॉट से बड़ा है जिस पॉइंट पे। तो मतलब अगर एन यहाँ पे है तो वो मतलब हमारे पास एफ ऑफ एन हो सकता है कि जी ऑफ एन से बड़ा हो। तो जिस तरह हम्म। मतलब ये ग्राफ में आ रहा है। जी ऐसी। और मतलब ये अगर कि हमारे पास एन 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 नॉट से अगर बड़ा चला गया यहाँ पे आ गया, तो फिर अब ये इक्वेलिटी ट्रू हो जाएगी। मतलब ये इसमें कि एन देखें। नोट के बाद से, जी एन नोट के बाद से आई थिंक ग्राफ जो है वो फिर लीनियर होना शुरू हो गया। तो एन नोट स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम इनपुट देना शुरू करेंगे अपने फंक्शन, क्योंकि उसके पहले के इनपुट आई थिंक वो नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉपर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही इसकी। देखें इसने ना, यहाँ तो ये तो सिंपल उसने मैथ्स को यूज किया, सॉल्व करके उसने एन निकाला और खैर सी भी निकाला। तो वो उसने निकाला कि वो मिनिमम वैल्यू क्या है एन की, जहां पर जो है ना ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो फिर उसने सॉल्व करके बताया कि आप देखिए, अगर सी की वैल्यू जो है ना आप 3 से छोटी पुट करें ना, तो वो फिर एन बड़ा नहीं रहता, छोटा हो जाता है। तो अगर आप देखें, आप सी में अगर आप ना 2 पुट करें तो नीचे 0 हो जाएगा, तो वो भी मैथमेटिकली ठीक नहीं है। सी में अगर 1 पुट करें तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो फिर जो एन है वो तो बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। तो उसने फिर निकाला कि C3 के ऊपर वो स्टार्ट वो थ्री, सी को 3 पुट करें या बड़ा पुट करें, वहां से एन पॉजिटिव रहता है। तो उसके ऊपर फिर उसने N10 निकाला कि N10 जो है वो हमारे पास वो मिनिमम नंबर है जहां पर ये एग्जिस्ट करता है। बट क्वेश्चन जो है वो मेरा भी ये है, वो ये है कि ये एफ और जी क्या चीज है? ये फंक्शन है तो किस चीज के फंक्शन है ये? अच्छा सर ये बेसिकली, जी जी सर। सर, मुझे जहाँ तक समझ आई थी ना वो ये था कि ये दो फंक्शन है जो एक इनपुट ले रहे हैं और एक आउटपुट दे रहे हैं, और ये मतलब वो रिलेशन शो कर रहा है इसमें ना इन दोनों के दरमियान, और अपर बाउंड बता रहा है इन दोनों फंक्शन के थ्रू के। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं ना कि अगर दो फंक्शन है तो वो जी ऑफ एन जो है वो अगर बड़ा है एफ ऑफ एन से, तो जी वो ये कह रहा है कि जी ऑफ एन जो है ना वो अपर बाउंड है एफ ऑफ एन का, वो हमेशा बड़ा ही रहेगा एफ ऑफ एन से उस पॉइंट के बाद, अगर हम उसको एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दें। जी। और देखिए जी फंक्शन है ना, वो तो चले उसकी मूवमेंट जो है ना वो आप देखें कर्व की शक्ल में है। लेकिन एफ जो है ना वो शुरू में ऑसिलेट कर रहा था, अब वो कैसे फ्लैट हो गया ये मुझे नहीं मतलब इसकी मुझे यहाँ तक इसमें मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि ये शुरू में देखना वो अप एंड डाउन कर रहा है, तो उसकी अप एंड डाउन कैसे एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई है। अब अभी भी कर्व ही है, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में वो ऊपर जा रहा है, जबकि पहले वो ऊपर अप एंड डाउन कर रहा था। ये मतलब ये कैसे हुआ, कैसे हो गया? जी तो ऑलरेडी उसी तरह ऊपर हल्का हल्का मूव कर रहा था, ऊपर ही जा रहा था उसकी तो। लेकिन जो इसकी मूवमेंट थी ना ये कैसे फ्लैट हो गई है? फ्लैट का मतलब है कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी है, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है, बट एक्चुअल में तो कर्व हो। ये ये मुझे नहीं समझ आया कि ये कैसे इसने ये सीधा कैसे हो गया। बाकी जो उसने एन वो निकाला, वो तो उसने इक्वेशन सॉल्व की है मैथ से। उसने कहा किस जगह पे कौन सी एन की वैल्यू, मतलब कौन सी सी की वैल्यू है जहां पर ये ये जो इनइक्वालिटी है ये एग्जिस्ट करती है, ये उल्टी नहीं हो जाती। तो उसने फिर निकाला C3 है, कम से कम C3 है। सी इससे बड़ा भी हो सकता है, तो उसके उसकी बेस पे उसने एन नॉट निकाल दिया। ये एन नॉट ये होगा, यानी एक्स 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 की वैल्यू ये निकलेगी। देखिए वो फंक्शन तो फंक्शन का बिहेवियर है ना वो देखने वाला। वो शुरू में वो ऊपर ऊपर नीचे मूव कर रहा था एक्स, फिर सीधा कैसे हो गया? अच्छा सर, इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल रीजन तो नहीं पता, लेकिन जो मैं देख रहा था वो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आप इनपुट के अंदर स्मॉल वैल्यूज देंगे, तो स्मॉल वैल्यूज के अंदर एफ ऑफ जी और तो अपना एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है उनके अंदर कोई खास वो नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं। एक पॉइंट पे आने के बाद उनकी वैल्यूज जो है ना वो बिल्कुल उनको स्ट्रेट कर देती है इनपुट के अंदर। तो जो उसकी रीजनिंग थी, उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल रीजन क्या है कि वो किस किस तरीके से ग्राफ चेंज हो रहा है उसका तो
एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, वो ये फिर देखना आपने जो पड़ेगा सर। आपने कहा ना कि एन छोटा है, तो वो कहाँ लिखा हुआ सर वहाँ कंडीशन है ना कि अगर अपना एफ है? ऑफ एन जो है देख, वो छोटा है कंडीशन, जी ऑफ एन से। नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं। वो आप अच्छा वो, दिखा, वो अगर आप कहीं लिखा हुआ तो वो दिखाएं, वो उसकी स्टेटमेंट से पता चलेगा कि उसने किसी खास रेंज में इसके बिहेवियर का ये जिक्र किया है कि क्या है। और वो वैल्यूज किस, आपने कहा वो छोटी साइज की है। छोटे साइज से क्या मतलब है आपका? सर वो बेसिकली एन नॉट जो है ना वो डिफाइन कर रहा है कि किस पॉइंट के बाद से कितनी अपना इनपुट कितना बड़ा होगा जिसके बाद जाके वो अपना वैल्यूज जो है वो अफेक्ट करना शुरू करेंगी। जी जी, वही ना, वो थोड़ा सा पूरी स्टेटमेंट से पता चलेगा कि ये जी। पहले क्यों, पहले ऑसिलेट क्यों कर रहा था ना, ऊपर नीचे क्यों हो रहा था, फिर बाद में क्यों उस वैल्यू के बाद क्यों सीधा हो गया बिल्कुल। आप देखें बाद में ना वो बिल्कुल नीचे ही जा रहा है, तो से दूसरे फंक्शन से जाके पहले वो कभी ऊपर जाता था कभी नीचे जाता था। तो वो कंडीशन कहीं लिखी हो ना, उससे पता चलेगा। वो फिर बंदा उसको उसके बिहेवियर को एक्सेस करेगा, मतलब उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि भाई पीछे क्यों ऐसा बिहेवियर था। उसके बाद बाकी तो उसने वो सॉल्व किया मैथ्स के लिहाज से, वो उसने वैल्यू निकाली भाई, ये उसके बाद ये, वो तो आसान सा काम है। अच्छा सर, मैंने इसको ना जीपीटी को इमेज दी है, तो वो जीपीटी ये बोल रहा है कि वाई डज एफ ऑफ एन मतलब लुक्स है ना स्ट्रेट लाइन लेटर। तो हाँ करें जूम इसको। तो वो ये अच्छा इसकी उसने पहले पूछा व्हाई डज एफ ऑफ एन ऑस्किलेट एट द स्टार्ट ना। हम्म। तो फिर वो कहता है कि एट स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन algorithms ऑफ एन और कंडीशनल ब्रांचेस रिकर्जन बेस केसेस कैश इफेक्ट्स और बिग ओ एक्सप्लिसिटली इग्नोर स्मॉल एन बिहेवियर कॉन्स्टेंट्स फ्लक्चुएशंस, सो द ऑस्किलेशंस डू नॉट मैटर फॉर बिग ओ एनालिसिस। और फिर वो आगे ये बोल रहा है कि व्हाई डज एफ ऑफ एन लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन लेटर, एज एन बिकम्स लार्ज द डोमिनेंट टर्म ऑफ द फंक्शन टेक्स ओवर। So for example, in f of n plus sin n plus 100, the n dominates. Lower order term and oscillations becomes negligible. The growth rate stabilizes. That's why f of n eventually behaves like a straight line, linear growth. This is what या we mean by asymptotic हम्म, behavior. सही है सही है। जी जी, वो बोल, हाँ सही है। सर ने भी बोला था कि शुरू में जो है ना वो जो पावर है, वो पावर का से जो नंबर बनता है वो इतना बड़ा नंबर नहीं बना था, बाद में वो नंबर इतने बड़े बनना शुरू हो गए। ठीक हो गया, तो वो फिर ना वो स्मॉल जो टर्म्स थी उनका नेग्लेजिबल हो गए। सही सही। अच्छा मैं बुक खोल लूँ जरा, एक मिनट। बुक भी। अच्छा अगर हम उसको थोड़ा सा अगर रिकैप करते हैं जब तक आप बुक खोल रहे हैं, तो हमारे पास जो दो फंक्शन है एफ ऑफ एन है और जी ऑफ एन है। एफ ऑफ एन हमें ये बता रहा है कि हमारा जो एल्गोरिदम है, जो हमने एल्गोरिदम बनाया है, जो चल रहा है प्रोग्राम, उसका कि वो कितना टाइम, वो उसका क्या बिहेवियर है और वो कितना टाइम लेगा। जी ऑफ एन जो है ना हमारे पास, वो उस एल्गोरिदम की अपर बाउंड बता रहा है कि इस प्रॉब्लम का, इस एल्गोरिदम का अपर बाउंड क्या है मैक्सिमम ना, वो ये बता रहा है। और जो हमारे पास सी हम जो लगा रहे हैं, सी हम बेसिकली उसको थोड़ा सा स्केल अप करने के लिए कि इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम बाउंड्री है नहीं जी उसको, ऑफ एन की। नहीं उसने एक्चुअली ये किया कि जी को एक नंबर से मल्टीप्लाई जब किया ना, वो जी की वैल्यू इंक्रीज कर गई है। तो अब जी जब जी। भी जी आगे आएगा तो वो उसका इफेक्ट लेके चलेगा सी का। उसने फिर बाद में चेक किया कि वो सी की क्या वैल्यू मिनिमम हो सकती है कि ये जी हमेशा एफ से ऊपर ही रहेगा। तो उसने फिर C3 निकाला। अच्छा या अच्छा, सही सही। हाँ, कि मिनिमम C3 रखेंगे, तो सी उससे बड़ा भी रखें तो वो ऊपर ही रहेगा। उसने कहा वो मिनिमम सी की क्या वैल्यू है, तो उसने कहा सी अगर आप इस फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा एफ से ऊपर रहेगा। और वो एक्स की क्या वैल्यू है, वो उसने वो फिर वो भी निकाली कि उसके बाद ये बिहेवियर ऐसे एग्जिस्ट करे। तो उसने ना वो क्यों किया, उसने कहा कि हमने ये एक फंक्शन था जो ऊपर नीचे मूव कर रहा था, एफ। उसने कहा कि मुझे इसका अपर बाउंड निकालना है कि मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है। तो उसने उसने उसके लिए एक फंक्शन बनाया जी।
तो उसने कहा कि ये फंक्शन जी है। उसने उसको जब ड्रॉ किया तो उसने देखा कि ये जी जो है, एफ कभी इसको इससे ऊपर चला जाता है, कभी इससे नीचे जाता है। तो यानी कि कुछ जगहों पर इसकी इसको वो वायोलेट कर रहा था। यानी कि जी की कुछ जगहों पर उसके लिए अपर बाउंड नहीं बन रहा था। तो उसने कहा फिर किस नंबर से मैं जी को मल्टीप्लाई करूं वो जरा ऊपर हो जाए, क्योंकि उसको पता था कि आगे जाके जब टर्म्स बड़ी बनना शुरू हो जाएंगी तो जो बड़ी टर्म है उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो उसने फिर वो सी से मल्टीप्लाई करके किया, उसको चेक किया कि क्या ये ऊपर आता है। उसने कहा हाँ, सी अब जब सी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जी डेफिनेटली एफ से ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो फिर उसने उसको सॉल्व करके निकाला कि सी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और वो किस कहाँ से होगा ऐसा सिचुएशन। ये काम किया। अब ये मुझे भी समझ में आ गया कि ये क्या रहा। जी सर, थैंक यू। फिर चले, हमने काफी एक चीज तो समझ ली काफी अच्छे से। अब ये पेज बुक खुल सिक्सटी रही है। फाइव अच्छा, इसका 65, ये है 44, तो 85। इसको जूम भी करें थोड़ा सा। एक मेरे पास में तो 85 पे क्या है? अच्छा, ये बुक की पूरी नहीं है। 47 हमने जाना है। हाँ, देखे ना, वो पेजेस ही मैम वो बीच में से ना मिस्ड है, तो आई थिंक नहीं, हमें। पेज 65 इसके ऊपर सारा एक्सप्लेन हुआ हुआ है, यही खोलें पेज 65। मैम है ही नहीं ना। 65 तो अभी आपने खोला था। सर आई पी थिंक ये ना वो पीडीएफ जब का हम मतलब बुक पीडीएफ का का खोल। फोर्टी डाउनलोड ही फाइव ना था ना, हुई। ये सर यही ये वाला। डाउनलोड ही ना हाँ, हुई यही तो वाला। लोड नहीं सही हो रहा। अच्छा, जी सर, यही है एसेंट रिप्रेजेंटेशंस। सही, ये काफी ग्राफ हैं इस पे, तो देखते हैं इसको जूम कहाँ से। तो मैम आप इसमें से कुछ यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रही? पर इसको नहीं, जरा मैं ऊपर करें। इनको कहूंगी जो पहले कह रहे थे एक्सप्लेनेशन, ताकि ना एक दफा हम देख लें कि इसको किस तरह बुक में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि जो हमने समझा है उससे अलाइन कर रहा है या नहीं। सही। तो अच्छा, इसमें बुक में ये कह रहा है ओ नोटेशन का, द ओ नोटेशन asymptotically bounds a function from above and below. When we have only an asymptotic upper bound, we use O notation. For a given function g of n, we denote by O of g of n, pronounced as मतलब big O of g of n, or sometimes just O of g of n, the set of functions. O of g of n is equals to, जो सेट है एफ फंक्शन एफ ऑफ एन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट जीरो इज लेस देन एफ ऑफ एन, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन होगा मल्टीप्लाइड बाय सी। तो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। तो दो कांस्टेंट हैं, एक सी और एक एन नॉट, जी सर, और ये दोनों। ये वही जी, चीज़ है जो अभी हम स्लाइड में थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये वही इक्वेशंस लिखी हुई है। वो बेसिकली यही सही। बोल रहा है कि एन की वैल्यू अगर जब एन नॉट से बड़ी होगी, एन नॉट या एन नॉट से बड़ी होगी, तभी जी ऑफ एन जो है ना वो एफ ऑफ एन से बड़ा होगा। और सी हमारे पास एक कांस्टेंट है कि मिनिमम के किस पॉइंट पे जाके वो बड़ा होगा। सही सही। तो चलें फिर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ही है ये, तो इसको देखते हैं। We use O notation to give an upper bound on a function to within a constant factor. See figure 3.1b। तो 3.1b हमारे पास कहाँ है?
ये 3.1 और बी। ये तो इनको एक दूसरे के ऊपर। हाँ, ये वही वाला फिगर है अपना ओ का, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है वो थीटा का है और राइट वाला इसका ओमेगा का है। तो वो सही है, यहाँ पे वो कह रहा है कि ठीक है, जी ऑफ एन को जो है हमने वो एक कांस्टेंट उससे सी से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा। ये देखिए ना, इसने, ये मुझे लग रहा है ऐसे कि इसने ना, ये दोनों केसेस जी के चेक किए हैं। सी की क्या वो वैल्यू है जहां पर जी एफ से नीचे रहता है, और फिर इसने दूसरा एक और सी निकाला कि जिसमें फिर एफ जो एफ है वो जी से नीचे रहता है। अब ये दो इसके ना अपर और लोअर बाउंड बन गए हैं। ये इसने फिर मैथमेटिकली इसने ना करके वो फिर फाइंड किया एग्जैक्ट। तो पहले में जो है ना उसने लोअर अपर दोनों बताए हुए हैं, और सेकंड में ना वो बस अपर बता रहा है। ठीक है। और ये सी में लोअर बता रहा। सी जो है वो लोअर है, लेकिन उसमें जी नीचे है। और बी में हम्म। सी जी ऊपर है। और ए में वो इन दोनों का कंबाइन कम्बिनेशन बता रहा है, अपर लोअर दोनों बता रहा है। ओके ओके ओके, अच्छा सर, अब थोड़ा सा मुझे जरा वो मेक सेंस कर रहा है कि वो मतलब जो बेसिकली ये था कि ये जो थीटा था ना, ये इसको हम कह रहे थे थीटा, और ये जो था ये है ओमेगा। तो ओमेगा हम्म। जो हमें बताता था ना, वो इसका लोअर बाउंड लोअर बाउंड बताता था। लोअर बाउंड बताता है। लोअर और ये बाउंड जो, बताता है कि हाँ, इस वैल्यू से नीचे नहीं जाएगा, मतलब ना। एग्जैक्टली। और थीटा जो है वो हमें टाइट बाउंड बताता है कि मतलब इन दोनों के दरमियान, या एक तरीके से कह लें एवरेज क्या है। तो और वो ये, मतलब हाँ, कुछ भी हो सकते हैं वो, जरूरी मतलब वो बिग ओ भी मतलब अपर बाउंड की भी हो सकती है। और वो अक्सर केसेस में ऐसा भी होता था कि मतलब किसी का ओ ऑफ थीटा जो है ना वो बिग ओ ही आ रहा होता था। तो ये जो है ना सी, ये आपका लोअर बाउंड है, जो ओमेगा उसको का नाम रखा हुआ। और क्योंकि बिग ओ क्या होता है, वो आप अपना वर्स्ट केस देखते हैं ना, कि मैक्सिमम कितना टाइम लगा सकता है जो भी है। तो ये बी जो है आपका अपर बाउंड है, और ये जो ए है ये रेंज है जिसके बीच में ये मूव करेगा। सही सही। तो ओमेगा में हमारे पास लोअर बाउंड में क्या है कि वो मतलब एक पॉइंट है जहां पे एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन से वो ग्रेटर ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय द दैट कांस्टेंट। या सो ये इस तरह से ना, बाकी ये फंक्शन जो है, ये मतलब कौन से फंक्शन है वो फिर नीचे उसे बताया हुआ है कि कैसे ये हम्म। फंक्शन किस तरह के हो सकते हैं। वो फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन है सारी। सही सही, बस चलें थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं तो फिर। फिगर्स तो हमने देख लिए। तो वी यूज ओ नोटेशन, और in figure 3.1b shows the intuition behind o notation for all values n at and to the right of n naught. The value of the function f of n is on or below c of g of n. तो ठीक है, वो ये कह रहा है कि वो एन नॉट के बाद से, उसके राइट से, और एन नॉट पे भी, फॉर ऑल वैल्यूज एन एट एंड टू द राइट ऑफ एन नॉट। तो एन नॉट की जो वैल्यू है उस पे भी, और उसके बाद से आगे जितनी सारी एन नॉट की ग्रेटर वैल्यूज होंगी हम ले सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एन इज ऑन और बिलो ऑफ सी ऑफ जी ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन या तो उसके बराबर रहेगा या तो उससे नीचे रहेगा सी जी ऑफ एन के फंक्शन से, जी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय सी। So we write f of n equal to o of g of n to indicate that a function f of n is a member of set of o of g of n. Note that f of n equal to uh, theta of g of n implies f of n equal to o of g of n. Since theta notation is a stronger notation than o notation. Written set theoretically, we have o of g of n uh, is a set of theta of g of n is a set of O of g of n. Thus, our proves that any quadratic equation a n square c, where a is greater than 0, is in theta of n square, also shows that any quadratic function is in O of n square. What may be more surprising is that when a is greater than 0, any linear function a n plus b is O of n square, which is easily verified by taking c of a plus b, and n naught is equals to max 1 minus b upon a. If you have seen O notation before, you might find it strange. Uh, for example, n is equals to O of n square. In the literature, we sometimes find O notation informally describing asymptotically tight bounds.
दैट इज वी हैव डिफाइंड यूजिंग ओ नोटेशन। सही। तो सर मेरे ख्याल है ये तो काफी वो प्रूफ ही लग रहा है पूरा इसका ना, उसकी डिस्क्रिप्शन है प्रूफ की। सही कह रहे हैं? ये ना अगर मैथ बंदे को आता है ये इजी है, उसने असल में ना पहले इसको चेक किया कि इसकी बिग ओ नोटेशन क्या बनती है। तो आप नहीं इससे कर रहे होते हैं कि भाई ये नेस्टेड लूप लगाएं तो ओ एन स्क्वायर हो जाती है ना वो। हम्म। हाँ, उसका उसने फिर ग्राफ प्लॉट किया है दोनों का। तो उसने देखा यार ग्राफ जो है ये एक ग्राफ उस वो कभी नीचे रहता है कभी ऊपर, तो उसने फिर उसको सॉल्व करके निकाला कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक ग्राफ को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये ऊपर ही रहेगा। फिर उसने उसको सॉल्व करके वो निकाला। सही सही सही। चलें, आई थिंक ये काफी वो अच्छा रहा। तो सर आगे कुछ हमारे पास है इसमें नेक्स्ट टॉपिक? सर नेक्स्ट टॉपिक तो हमारे पास रिकर्जन वगैरह है, लेकिन वो फिर हम या तो मंडे से स्टार्ट करते हैं रिकर्जन। अगर सही आप है, चाहें तो आप मंडे से भी रिकर्जन कर का, सकते। हाँ रिकर्जन का चाहें तो आप एक बेसिक ओवरव्यू दे सकते हैं कि रिकर्जन काम कैसे करती है, फिर हम जो उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो हम मंडे से देख लेंगे प्रॉपर डेप्थ में जाके। ठीक है ठीक है। तो रिकर्जन बेसिकली इसका कोई आर्टिकल गीक फॉर गीक्स पे होगा? अच्छा, ये जो है ना, ये डेफिनेशन इतनी सही से ना समझ में नहीं आती रिकर्जन की ना, कि वो कि जिसमें कहता है वो फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल कर रहा है, और ये ना ये मतलब इतना वो अच्छी डेफिनेशन है नहीं। लेकिन मतलब वैसे समझ में आ जाएगी अगर। वो तो जो कॉल्स। रिकर्जन रिकर्जन ना बेसिकली मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये। और मुझे लगता है ये मैथ से इधर आया, शिफ्ट हुआ कंप्यूटर साइंस के अंदर ना। लेकिन मुझे चूंकि पूरी हिस्ट्री नहीं पता, एक दफा आप और अनिल हमजा से डिस्कशन हो रही थी, मुझे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था रिकर्जन। ये रिकर्जन एक पुराना कंसेप्ट है। असल में चीज को रिकर्जन के लिए जरूरी है कि उसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये मैथमेटिकल मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब तक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा वो अगले अगले स्टेप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो उसके बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट का होना जरूरी है, तो जिसको आप बेस केस कहते हैं। हम्म। तो ये मैथमेटिकली ऐसा है, वो एग्जिस्ट करता है। सर मैथमेटिक्स में भी रिकर्जन इसी तरीके से काम करती है जैसा हम इसमें काम जी, करते हैं। एक्चुअली ये जो मेरे ख्याल में जो बच्चे एक्सप्लेन करते हैं ना कंप्यूटर साइंस वाले, वो उसको अपने रंग में एक्सप्लेन करते हैं, वो उस तरह से एक्सप्लेन ही नहीं करते जिस तरह से एक्चुअल में एक्सप्लेन करना चाहिए। वो रीजन उसकी ये होती है कि जैसे नहीं होता कि हम एक चीज को जब अंडरस्टैंड नहीं करते तो उसको फिर रियल लाइफ की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वो हमारी जी अपनी समझ के लिए होता है, एक्चुअल में तो वैसी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ये कंप्यूटर साइंस को तो हम ये बोलते हैं रिकर्जन को कि रिकर्जन जो है वो अपने आप को कॉल करता रहता है। जी वही वो मैथ्स में भी यही है। हम उसको ये इस टॉपिक को अगर ढूंढेंगे ना तो हम ये बल्कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। और ये ग्रेड ग्रेड 10 के बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं। उसमें उसको एज ए टीचर हम उसको इसको करने के दो तरीके हैं। उसमें एक तरीका ना ये रिकर्जन में एक इसको रिकर्जन मेथड कहते हैं। इसका एक और भी तरीका है करने का। सर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमें इस बारे में। ये कुछ असल में स्टाफ सारा सामने आता है ना, उसके देख के आप जब बताऊंगा तो आपको नजर भी आ रहा होगा, तो वो समझ भी आ रहा हम्म, होगा। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ आ रहा होगा, वो तस्वीर आपको सामने नहीं आ रही होगी, तो वो एकदम माइंड जो है ना वो ग्रैप्स नहीं करता चीज को। जी श्योर, फिर आप किसी दिन सर अपना ये कोई सर मटेरियल प्रेजेंट कर दीजिएगा तो, ताकि हमें भी थोड़ा नहीं, सा नॉलेज हो। मैं कोई चाह रहा था इसी 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 बुक ढूंढ से ना, लेते हैं। इस अच्छा, बुक से बुक से। चीज हो ना। हाँ, वो करेंगे तो जरा उसके साथ कॉन्टेक्स्ट हमारा साथ जुड़ जाएगा ना। वैसे बताएंगे वो चीज ना ब्रॉडर हो जाती है फिर ना। फिर जी वो इंसान क्या करता है कि उस चीज को अपनी उस
टॉपिक से जब जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो थोड़ा सा उसको टाइम लग जाता है। तो समटाइम माइंड ना शुरू में तो फ्रेश होता है, कर लेता है, फिर थक जाता है, फिर हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप इसी की मटेरियल से उसको एक्सप्लेन करेंगे हम्म। तो वो ज्यादा फोकस होगा। ये बुक से चले, मैं ये देखता हूँ ना इसको, रिकर्जन को भी। कंप्यूटर साइंस वाला तो मैं एक्सप्लेन, मतलब वो तो हो जाएगा, वो काफी हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये मैथ्स वाला मैं बुक में भी देख लेता हूँ इसकी ना क्या वो है। तो मंडे को ये रिकर्जन उससे देख लेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ना। वो सी आप एस। देखिए ना, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल में आप नेगेटिव का फैक्टोरियल कभी लेते हैं? नहीं सर। नहीं लेते, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है। जी। तो आप चूंकि उसको वहां पर कर करके ना, बच्चे क्या करते हैं, उनको एक पैटर्न, हमारी जो लर्निंग होती है वो बाय पैटर्न होती है, बाय कंसेप्ट नहीं होती है। तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट, वो पैटर्न पैटर्न से लर्निंग करते हैं, जिसकी वजह से वो भी एक लर्निंग की किस्म है, टाइप है, वो भी वैलिड है, लेकिन वो कंसेप्चुअल नहीं होती। दैट इज कॉल्ड पैटर्न। पैटर्न हंटिंग, उसकी बेस पे आप यानी पैटर्न किया, उसको याद कर लिया। आप कुछ देखें ना, ये जो लिखा है, ये रिकर्जन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। ये इधर एक कोर्स है, उसकी असाइनमेंट है, तो हम ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी मटेरियल है यहाँ पे रिकर्जन का, ये वाला। दिस इज टोटली मैथमेटिक्स। ये मैथ्स पे लिखा हुआ था। जी, टी बहुत एन ज्यादा मैथ्स पढ़ाते हैं, और असाइनमेंट वो टोटली मैथ्स की थी इस कोर्स में। और ये मैथ भी कोई इतना बड़ा नहीं है, स्कूल लेवल का मैथ है ये। सही। तो आई थिंक कि फिर हम मंडे को मतलब रिकर्जन पे थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे, तो मैं भी इसको देख लूंगा। तो, तो ठीक है आई थिंक। ठीक है, फिर सेशन आई थिंक एंड करना चाहिए। हम तो इसको मंडे को कंटिन्यू करते हैं रिकर्जन के साथ। चलें ठीक है। ठीक है सर, सरमियान साहब काफी अच्छा सर सेशन रहा मेरा आपका। एक क्वेश्चन है, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था। लाइक कि जो हमने अभी टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस की है, तो जो उसमें देखा गया है कि हमारे पास एफ ऑफ एन क्या एक टाइम आता है कि वो नीचे हो जाता है, और दूसरा जो एफ ऑफ जी ऑफ एन है सॉरी, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रनिंग टाइम? उसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि एग्जैक्ट रनिंग टाइम जो टाइम कम्प्लेक्सिटी को बता रहा है? फाइनली वो आई थिंक डिस्कस नहीं है, वो बता दें मुझे। या सर वो जी ऑफ कि एन है। सर, जी ऑफ सर एन जी जो है ऑफ वो एन तो वर्स्ट। चेंज हो रहा है ना जब हम जी ऑफ एक इनपुट। जी ऑफ एन वर्स्ट केस बता रहा है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम वर्स्ट केस ही देखते हैं कि हमारा वर्स्ट केस क्या होगा। ठीक है। सी जी ऑफ हाँ, एन ये जो है। मुझे आई थिंक यही कंफ्यूजन था। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो एफ ऑफ एन है, आई थिंक वो मुझे लग रहा था कि एग्जैक्ट रनिंग टाइम को जी वो हाँ, शो कर रहा है। ठीक है। वो हमारे एल्गोरिथम के टाइम को बता रहा है। एफ ऑफ एन जी ऑफ एन जो है ना, वो हमारे वर्स्ट केस को बता रहा है कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। ठीक है, जब हमारे पास एक चेंज आया है, जी। लाइक जो स्केलिंग आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी कांस्टेंट। ठीक है। सर वो बेसिकली ना वो ये बता रहा है, वो अपर बाउंड हमें बता रहा है इस वो, ये जो दो फंक्शन थे और ये जो ग्राफ था ना, जो मतलब समरी अगर मैं बताऊं आज की, तो वो जी ये जी। है कि वो अपर बाउंड हमें बता रहा है। वो ये कह रहा है कि जी ऑफ एन, एक दो फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है कि वो एक कोई एक इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा। और वो ये कह रहा है कि जी ऑफ एन जो फंक्शन है ना, उसको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो उसने एग्जांपल में c इज इक्वल्स टू 3 लिया था। अब वो कह रहे जी ऑफ एन जो है ना, वो ग्रेटर ही रहेगा हमेशा एफ ऑफ एन से एक पॉइंट के बाद। अच्छा, उस पॉइंट से वो पॉइंट जो है ना वो एन, उस वो जो दूसरा कांस्टेंट है ना एन नॉट, एन की वैल्यू उससे बड़ी होगी। अगर एन की वैल्यू उससे छोटी होगी ना, तो वो मतलब एफ ऑफ एन हो सकता है बड़ा हो छोटा हो, वो मतलब वेरिएशन शो कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो स्ट्रेट ग्रोथ हो जाएगी। मतलब वो उसमें वो एफ ऑफ एन जो है वो छोटा ही रहेगा जी ऑफ एन से।
तो उससे वो कंक्लूड ये कर रहा है कि जी ऑफ एन जो है ना, जो दूसरा वाला फंक्शन है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से और किसी वैल्यू, उस स्पेसिफिक वैल्यू के बाद, तो वो एफ ऑफ एन के ऊपर अपर बाउंड है। एफ ऑफ एन उससे ऊपर नहीं जाएगा। जी सर। जी एग्जैक्टली, बट मैं ये कहना चाह रहा था, सॉरी, कि जो एग्जैक्ट है वो फिर हमारे पास जो एक्चुअल में आई थी एक टाइम कम्प्लेक्सिटी, हम कह सकते हैं वो एफ ऑफ एन रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारे पास जो पहले आ रही थी और जो चेंज आया आफ्टर के, जैसे सर ने बताया कि वर्स्ट केस में हमारे पास वो फिर जी ऑफ एन आ जाएगा हमारे पास। सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा नहीं ख्याल ये बता रहा है, ये ना हमें बिगो नोटेशन समझा रहा है कि क्या होती है। ग्रोथ बता रहे हैं ना, हमारे पास फंक्शन की ग्रोथ कितनी आ रही है एक्चुअल में। ये जो एक फंक्शन है, आई थिंक मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। सही, अच्छा। सर ये सर आई थिंक जुल्फिकार सम आप कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ नहीं बॉस, मैं बस आपको सुन रहा हूँ लोगों को। अच्छा। सर ये आई थिंक ये चेंज बता तो रहा है, ये आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी भी समझा रहा है ये कि किस तरीके से वर्स्ट केस के अंदर भी जाती है, किस तरीके से बेस्ट केस में जाती है ये। सर जो सेंटर वाला ग्राफ था ना, वो तो मतलब वो हमें ये बता रहा था ना कि वो हम वर्स्ट केस पे उसमें कैसे जा रहे हैं, हाँ अपर बाउंड कैसे मतलब हिट करेंगे। अपर बाउंड क्या है, वो असल में ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि अपर बाउंड कहते किसको है और अपर बाउंड है क्या। जी। और उसकी वो उसने मैथमेटिकल, उसने वो रीजनिंग दी है कि मतलब कि आप लेट से कि दो फंक्शन लें और एक को मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट से, तो एक एक पॉइंट होगा कि जिसके बाद जो है वो, जिस फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट से, वो पिछले वाले फंक्शन के बराबर होगा या उससे ग्रेटर ही रहेगा हमेशा। मतलब जी। जहां तक मुझे समझ आई है, तो हो सकता है कुछ और हो। जी मेरी अंडरस्टैंडिंग भी इसी पॉइंट पर ही है। ठीक है, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नंबर अपने सेशन को एंड करते हैं। बाकी सर अभी से काफ़ी अच्छा सेशन रहा आपका, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और काफ़ी काफ़ी इंटरेक्टिव रहा। बाकी सबका भी शुक्रिया, नमूना का और दर्द जोशिकार का, आपके इनपुट का। चलें सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू स्पेशली सर जुल्फ का, आपने बहुत इसमें वैल्यूएबल नॉलेज ऐड की है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन। तो एंड करते हैं सर फिर सेशन को।